अबीर लगाने के चक्कर में शिवाजी क्या बना दिया था तुम्हें कबीर। चलो अच्छा, बताओ भैया पार्ट हमारा कौन सा है, कौन सा पार्ट होगा? 21 ना? ये कौन सा पढ़ाया था? 20 पढ़ाओ ना। थोड़ा डाल लिख लिया करो, जो पार्ट हुआ करो क्वेश्चन के सामने लिख लिया करो, थोड़ा आराम ये रहती है कि मतलब अब भूल जाते हैं। 21 होगा ना? 21 क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये बताओ, क्या नाम उसे, ये क्वेश्चन को छुड़वाया था। हाँ, 10 नंबर। वो सबका हो गया था, सभी का हो गया था, क्योंकि त्यौहार का भोर है का शायद आप लोग खा भी गए हो चीज़ों को। अगर वो हो गया हो क्वेश्चन नंबर 10 तो उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। और यदि ना हुआ हो तो फिर हम बता दें। बताइए, हो गया है? चलो अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। अब 12 क्या कहता है, पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि बात न करना भैया, सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय समस्त त्रिभुजों के समुच्चय के समुच्चय ए में ए में आर बराबर आर बराबर T1, T1 कॉमा T2 T2 सच दैट सच दैट T1, T2 के समरूप T1 कॉमा T2 के समरूप है समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। एक ता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 हो गया, फिर क्या करा है? भुजाओं भुजाओं 3, 4, 5 3, 4, 5 वाले वाले समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज त्रिभुज T1 T1 भुजाओं 5, 12, 13 भुजाओं 5, 12 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 वाले समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज T2 तथा भुजाएं त्रिभुज T2 तथा भुजाओं कॉमा न लगा होगा, तथा भुजाओं भुजाओं 6, 8, 10 वाले भुजाओं 6, 6, 8, 8, 10 वाले वाले समकोण त्रिभुज T3 वाले समकोण 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 त्रिभुज त्रिभुज T3 T3 पर विचार कीजिए पर विचार कीजिए विचार T1, T2 कीजिए। T1, T2 T1, T2 और T3 और T3 में से
कौन से त्रिभुज में से कौन से में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है संबंधित है। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन हैं। वो दो क्वेश्चन कौन कौन है पहले आप समझिए पहले, क्योंकि सवाल ही आपका मस्ट है। आप सवाल की आप लैंग्वेज समझ गए तो ये समझ लीजिए आप सवाल को आधा समझ लिया है। और यदि सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो आप ये समझो सवाल फिर समझ में आने वाला ही नहीं है। समझ गए। तो सबसे बड़ी बात होती है सवाल की लैंग्वेज समझना। सवाल क्या कह रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो सबसे पहले सवाल समझो। ये बात तो समझाने वाली है नहीं कि इसे हम समझाएं, ठीक है। वो सिद्ध कीजिए कि लिखा तो वो आप जानते हो कि हमें सिद्ध करना है, वो बात की बात है। फिर लिखा समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में। ये आप समझ गए होंगे कि कोई एक समतल है और उस समतल में दुनिया में जितने त्रिभुज बन सकते हैं, 3 टांगों वाले त्रिभुज में 3 ही टांगें होती हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं। तो 3 टांग के जितने आकृतियां होंगी उन सभी आकृतियों के बारे में कह रहा, उनका संग्रह है। संग्रह मीन समुच्चय। समझ गए। फिर इसके बाद ये आपको इतना आपको संबंध दे रहा है। वो संबंध किस प्रकार का है, T1 और T2 समरूप होने चाहिए। चलो यहाँ तक होने की बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। भाई ये सिद्ध करना है, ये आपका समुच्चय है, ये आपका संबंध है। अब कह रहा द्वारा परिभाषित संबंध R। समझ गए। परिभाषित समझ रहे हो, समझ रहे हो। जो मतलब ये मतलब संबंध R को यहाँ पर डिफाइंड करके आपको दिया गया है। इस संबंध को आपको परिभाषित संबंध जो R है, इस R को एक तुल्यता संबंध आपको साबित करना है। साबित करना है मतलब सिद्ध करना है। यहाँ तक आपका ये सवाल एक सवाल हो जाता है। यहीं तक पहले हम बताएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमें विचार करना है, विचार करवाएंगे। फिर आपसे ये पूछेंगे परस्पर कौन से संबंधित हैं, वो भी सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले सिद्ध करना है। चलें तो चलते हैं। तो हम हल डाल देते हैं, ठीक है भैया। हल डालने के बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे आपको संबंध फलन के सवाल, संबंध के सवाल करने से पहले यानी रिलेशन के सवाल करने से पहले आपको कितनी चीज़ ज़रूरत होती है, 2। पहली ज़रूरत कौन सी होती है, समुच्चय की। बेटा समुच्चय हमारा कौन सा है, ए है। क्या है। अब यहाँ पर बहुत ढेर सारे त्रिभुज होंगे और त्रिभुज को बोला जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। T1 कॉमा T2 कॉमा T4 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है। ये मंझला ब्रैकेट बना, ये समझिए, ये मत बना देना साफ सीढ़ी तरीके से, अब हम बना नहीं पाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है संबंध। संबंध को हम R से लिखते हैं, सबको जानता है। और इसमें लिखा है T1 कॉमा T2 सच दैट T1 कॉमा T2 के समरूप है। ये बात और बोल दी गई। इतनी बात रखने के बाद अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तो समरूप आपको पता होना चाहिए। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। बताया है किस वीडियो में बताया, ये कौन से क्वेश्चन में बताया था, कौन से क्वेश्चन में आया था, 11 नंबर, कौन सा था नंबर, 9 नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था जिसमें समरूप की चर्चा की थी, टेस्ट में था। हाँ
तो इसे समरूप और सर्वांग सम आप टेस्ट में जाकर आप देख सकते हो। फिर भी हम आपको हल्के फुल्के में बता देते हैं कि इसकी संगत क्या, दोनों की परिभाषाएं बताई जाती हैं। संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो क्या कहलाता है? अगर अनुपात एक आ जाता है सर्वांगसम कहते हैं। समझ गए? दोनों की परिभाषाएं हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल 8 9 7, 8 9 7, तो इसकी संगत भुजा 8/8, इसकी संगत भुजा 9/9 और इसकी संगत भुजा 7/7। तो क्या लिखोगे? ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। इसको आप इससे काटोगे 1, इसको इससे काटोगे 1, इसको इससे काटोगे 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर पहली बात 1 के हिसाब से इसे क्या लिख दिया आपने, और बराबर भी लगा है। बराबर का मतलब 1 के बराबर होता है। ये भी वाला केस लग रहा है, यानी बराबर भी आ रहा है। बराबर आ रहा है तो इसे क्या कह सकते हो? समरूप भी कह सकते हो। बात समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ यानी जो सर्वांगसम होता है उससे हम समरूप भी कह सकते हैं। पर जब एक आकृति ये है 3 4 2, फिर एक आकृति ये है 9 12 6, ये लिखा है। अब इसमें जब हम अनुपात करें तो इसके बटे क्या आएगा? 9 आएगा। इसके बटे अगर करेंगे तो इसके बटे क्या आएगा? 12 आएगा। संगत भुजा लेनी होती ना, तो 2/6 ये भी हमने ले लिया। लेने के बाद इसे आप कट करो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 2 एकम 2, 2 3 6। तो कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। ये देखो आपस में बेटा कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम बराबर का यहाँ पे चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बराबर है। जब बराबर आया तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ समरूप ही कहेंगे। यहाँ पर 1 नहीं आया है। क्या 1 नहीं आया है? तो हम यहाँ पे सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। यहाँ सिर्फ समरूप ही होगा। ठीक है? तो समरूप जहाँ आएगा वहाँ सर्वांगसम कह भी सकते हैं, सर्वांगसम नहीं भी। अगर ये केवल समरूप है तो समझो वहाँ सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, और सर्वांगसम होगा वहाँ पर क्या होगा? समरूप होगा। ठीक, तो चलें अब ये तुम्हारी हो गई कहानी इसकी समरूप और सर्वांगसम की। तो ध्यान रखना कि उनका अनुपात कैसा होना चाहिए। अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर। ये आपकी कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी कहानी आती है? स्वतुल्य की आती है। तो स्वतुल्य की कहानी में क्या होता है? x, x बिलोंग्स टू R, जहां सभी x बिलोंग करनी चाहिए। ये किसकी परिभाषा होती है? स्वतुल्य की। बताओ भैया, हमने कोई लिया x का मतलब क्या ले लें? T3 ले लिया, T3 ले लिया। अब T3 कह दो कैसा होगा? T3 आपका तो सर जी होगा कैसे? 3 टांगे होंगी भाई, त्रिभुजों का संग्रह है तो उसमें 3 टांगे होंगी। ये हमारा क्या है? T3। अब इसमें कह दो भुजाएं कितनी होंगी? वो आप बता दो, बता दो। 9 कर लो, 16 कर लो, तुम्हारा जो मनावे 11 कर लो। हम ये नहीं कह रहे, जो आपकी इच्छा है वो आप मान। ये आपने क्या मान लिया? ये हमारा T3 है। ठीक है, कोई दूसरे का T3 को दूसरा हो सकता है मानने के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने मान लिया। अब आप स्वतुल्य के अनुसार, बात नहीं बेटा, जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक कोई बात नहीं। स्वतुल्य के अकॉर्डिंग, स्वतुल्य के अनुसार क्या कहता है? यक्स का मतलब तुमने क्या लिखा है? T3। तो फिर आ गया यक्स, तो यक्स के स्थान पे फिर क्या लिखोगे? T3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? फिर ये क्या
रिलेशन में बिलोंग करेगा? बताओ, बिलोंग करेगा या नॉट बिलोंग? बताओ क्यों करेगा? क्योंकि T3 को आप 2 बार बनाओ, T3 को आप 2 बार बनाओ, 9, 16, 11 बना लिया। T3 आपने 2 बार बना लिया। इसकी संगत भुजा 9/9, इसकी संगत भुजा 16/16, इसकी संगत भुजा 11/11, मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1। यहां पर सर्वांगसम भी आया। सर्वांगसम किसकी मदद से कह रहे हो? क्योंकि 1 1 आया। और दूसरी बात, समरूप क्यों कह रहे हो? क्योंकि बराबर आया है। समझ गए? तो ये आप क्या कहोगे? बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि इसमें जो बात है वो क्या है? अनुपात बराबर है, यानी समरूप है, इसलिए क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे भैया इसलिए हमारा संबंध R एक स्वतुल्य संबंध होगा। बताओ बच्चे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए, थोड़ी इंक डालने पहले यार। सुनी रहो कहाँ सुनी रहो? स्वतुल्य संबंध हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी बच्चे? सम्मित संबंध की। तो हम कह देंगे जनाब, पहला काम जो हमने किया स्वतुल्य के लिए वह स्वतुल्य संबंध था, इतना हमने चेक कर लिया है। अब बारी आती है दूसरे व्यक्ति की। किसके? सम्मित की। तो सम्मित की परिभाषा क्या होती है? x, y बिलोंग्स टू R। बेटा इसका अर्थ बताइए पहले, हमें इसका अर्थ बताओ पहले, हम ऐसे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। पहले अर्थ बताओ। हम R से संबंधित हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि x का मतलब एक कोई ट्रायंगल होगा, y का मतलब कोई एक दूसरा ट्रायंगल होगा, और वो एक दूसरे के समरूप होने चाहिए। आप ऐसा एग्जाम्पल दोगे, इसका अर्थ ये हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर इसके आगे क्या कहते हो? y, x बिलोंग्स टू R। बच्चे इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, जो ये दिए गए थे उन्हीं को हमें पलट के यहाँ पे रखना होगा, फिर हमें चेक करना होगा। चेक करने पर ये अगर रिश्ते में बिलोंग कर गया, बिलोंग कैसे करेगा? वह समरूप होगा तो बिलोंग करेगा, अगर समरूप नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा। जहाँ सभी ये जो x हैं और ये y हैं बिलोंग करेंगे A में। आपको पता होना चाहिए जो x हैं ये आपके x हैं। किसी को भी आप चुन सकते हो। इसी प्रकार A को दोबारा लिखो, उसमें सभी अवयव भरो, फिर उनको कहो कि ये सभी हमारे क्या हैं? y हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलें हम आगे। तो सम्मित की बात करते हैं। तो सम्मित का अर्थ क्या हुआ? x। x का मतलब क्या ले लें बताओ? T3 का ले लो, कुछ भी ले लो, T5 ले लो, T5 ले लिया। और y का मतलब क्या ले रहे हो? तो T28 यहाँ पे होगा। हाँ, अब वो तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना। ये बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का जैसे तुमने इसमें चिन्ह लगाए, इसका अर्थ ये हो गया कि इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर आ रहा होगा। आप ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो। तो हमने मान लिया जो आपने T5 दिया है और T28 दिया है, इसमें 1 2 3 कर दें। ठीक, इसमें 27 18 9 ये कर दें। ठीक, इतना करने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आता तो दूसरा कर दें।
ये कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आगे चलते हैं। आगे जब चला, हम चले या चला, जब जो भी बोलो आप, ठीक है। तो आगे चला या चलो भैया, पर आगे इसको ये आपको चेक करना होगा। ये वाई का अर्थ है, इसकी बात की जा रही है। यक्स का मतलब है T5 की बात की जा रही है। तो वाई हमारे पास कितना है, T8। और यक्स का अर्थ क्या है, यक्स का अर्थ क्या है, T5। ये बिलोंग करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई दो समरूप त्रिभुज, उनको चाहे अदल बदल कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप T28 इधर कर दो और T5 इधर कर दो, तो इनका अनुपात, भाई ये ऐसे सीक्वेंस में लिखें, इसका मतलब ये लिखें, इनका अर्थ ये हुआ कि 3/9, फिर 6/18, 9/27। तो इनको काटोगे तो 1/3, 1/3, 1/3। ये तो हमने दिया था इसको कि ये हम समरूप है, बराबर आएंगे तो समरूप है, हमने पहले दिया था। पर क्या ये अब हमें चेक करो क्या आएगा, तो वो समरूप होगा। चेक करने की संतुष्टि चेक कर सकते हो। 9/3, 18/6, 27/9 काटोगे क्या आएगा, 3 आएगा। समझ गए। अब पलट गया है, क्या हो गया, पलट गया। उस बार 1/3 आता था, पलट गया है तो 3/1 आ गया है। एक नीचे लिखा नहीं जाता है, बात समझ गए। तो उसको तुम पलट दोगे तब भी बराबर ही आएगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो समरूप यहाँ है तो समरूप यहाँ भी होगा। कितने भी कोई भी ले आओ, आप जब ऐसा एग्जाम्पल दोगे तो उसको पलट के लाओगे तो सभी के लिए क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जब सभी के लिए बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे अर्थार्थ x, y बिलोंग्स टू R, y x बिलोंग्स टू R। समझ गए। वो आगे लिखे है कि जहाँ सभी x, y बिलोंग्स टू A। सबके लिए क्या होगा, यह संबंध एक सममित संबंध, यह संबंध एक सममित संबंध होगा। आप कभी भी दो एग्जाम्पल ऐसे लो, ऐसे त्रिभुज लो कि जो आपस में समरूप हों, तो उनके पलट के आप करोगे तो समरूप ही आएंगे, ठीक है। वो तो आगे हम चलते हैं, हटा दें इसे। अब किसकी बारी आएगी, तो हमारा दूसरा कौन हो गया, सममित भी हो गया, ठीक। अब बारी आती है संक्रामक की कहानी आती है। तो संक्रामक की कहानी क्या बताओगे, x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ क्या हुआ ये पहले बताओ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला संबंध एक हमें ऐसा देना है, एक ये ऐसा संबंध देना है जो इसकी बात की पुष्टि कर रहे हो, मान रहे हो या पालना कर रहे हो, ठीक है। इस बात को ऐसे आप दो हमें केस बना कर दोगे, यानी दोगे कि जो भैया संबंध में क्या करें, बिलोंग करें। फिर इसके आगे हमारी भूमिका होती है x और z को हम चेक करें। क्या चेक करें कि ये सभी जो यहाँ कहीं बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं है। फिर इसके आगे हम बोल देते हैं जहाँ सभी x, y, z बिलोंग करनी चाहिए ए में, ठीक है भैया। ये तो बोलते हो, समझ में आ रहा है पीछे भैया आपको। चलो तो इसके आगे हम आते हैं, आगे चलते हैं जैसे।
तो आगे जैसे हम चलते हैं भैया, तो हम क्या कहेंगे, T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R में। हमने ये लिया, आप चाहे ना तो 11 ले लेना और 27 ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि T1 कॉमा T2 ही लो। बस T1 कॉमा T2 इंसान इसलिए ले लेता है कि उसे थोड़ा इंसान कहने में T1 ले लिया, ये T2 ले लिया, समझ गए, थोड़ा अच्छा लगता है। पर T11 कॉमा T27 ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, बस वो बशर्ते क्या होनी चाहिए, ऐसा ये नियम होना चाहिए जो समरूप हो, क्या संबंध में बिलोंग करें। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि ये 11 और 27 यानी जो T11 यानी जो ट्रायंगल यानी त्रिभुज 11 है, और जो त्रिभुज दूसरा जो 27वां त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में किस संबंध से जुड़े हैं, समरूप संबंध से जुड़े हैं। ठीक है, तो हमने इनके लिए ले लिया ये पहला T11 2 3 4। इसके बाद इसकी कहानी तो ये लिख दी। बारी आई इसकी y का मतलब ये है, x का मतलब ये है, तो ये y लिखा है, तो y के स्थान पे क्या लिखा जाए, T27। कुछ बच्चे यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, कहते हो सर जी आपने बोला था कि ये बिलोंग करने चाहिए, हमने भी ले लिया T26 और T40। आपने बोला इसकी बात की पालना हो, उसकी बात की पालना हो रही है, आपने बोला था, हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, पर वो बेटा गलत हो, इसीलिए y लिखा जाता है। y इसलिए लिखा जाता, अगर y न लिखना होता तो यहाँ फिर z लिखा जाता। समझ गए नहीं समझ गए, समझ रहे हो नहीं समझ, तो इसलिए y, क्योंकि y यहाँ समझ में आया कि यही उठाकर यहाँ आपको लिखना है, इसलिए यहाँ पर y लिखा जाता है। y का अर्थ क्या हुआ, 27। और आपको कोई एग्जाम्पल नया ले लो, 30 ले लिया, 11 तो ले लिया था और 27 नहीं लिया था, ये ले लिया। अब 30 की बारी आती है, तो आप 30 ले लो, ये ले लिया हमने दो, यानी T11 ये ले लिया, T27 ये ले लिया, T30 ये ले लिया। ये भैया दोनों एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए हैं, ये भी और ये भी ऐसा लिया है जो दोनों ये इसमें संबंध में जो बात कही जा रही है उसकी पालना कर रहे हैं, यानी पुष्टि कर रहे हैं। तो आप कहोगे कैसे, प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ भैया देखो, 2/4 और 3/6 और 4/8, तो क्या आएगा बताइए भैया, 1/, सो रहे हो भैया अभी, 1/, इसको काटोगे 1/2, इसको काटोगे 1/2, क्या है, बराबर आया। और बराबर अनुपात आता तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप। समरूप का मतलब बिलोंग कर गया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये कर रहा है, तो भैया देख लो, 4/6 फिर 8/, और 6/9, इसको करके देखो क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया, 2/3, 2/3, 2/3। यहाँ से बच्चे आप क्या कह सकते हो कि ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और बराबर का अर्थ हुआ इनका अनुपात जब बराबर आता है, संगत अनुपात जब बराबर आता है, तो ये यानी अनुपात बराबर, तो क्या होंगे, ये समरूप होंगे, और समरूप हो रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। अब बारी किसकी है, अब हमें बारी है चेक करने की, यानी किसकी, यक्स का अर्थ हो रहा है, यक्स का बोला जा रहा है, इसका अर्थ हो रहा है यक्स का मतलब T11 की बात की जा रही है, और जेड आ रहा है,
तो जेड का अर्थ बच्चे तो समझते हो कि किसकी बात की जा रही है, टी 30 की बात की जा रही है। इनको आप चेक करो, ये बिलोंग कर रहा है या नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। इन दोनों में से कौन सा चिन्ह लगाया जाए ये आप चेक करो। तो हमें 11 को बचा लेना है, और किसको बचा लेना है, और किसको, 11 को बचा रखना है और टी30 यानी इसको। बाकी को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि बाकी हमारी ज़रूरत का नहीं है। तो अब वही काम, 11 में 2 है और 30 में कौन है संगत, 6 है। यहाँ पर संगत कौन है, 3/9 है। यहाँ पर 4/12 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब आ गई तो इसको हम करते हैं 2 एकम 2, 2 तें 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 तें 12 यानी 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 आता है बच्चे। तो आप क्या कहोगे, बराबर कहोगे। क्या कहोगे, इनका अनुपात बराबर आया सर जी। और जैसे ही अनुपात बराबर आता है तो क्या कहोगे, ये क्या है, समरूप है। समरूप हुए तो ये किस वाले ऑप्शन को बिलोंग करेगा, यानी ये ऑप्शन में हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पर हम बेटा जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, एक बात आपको नोट में लिख देना यहीं पर। क्या नोट में लिखोगे, हम जानते हैं एक बात, क्या जानते ये हैं कि जब दो कोई समरूप ये त्रिभुज है, फिर उस दूसरे वाले त्रिभुज के कोई तीसरा त्रिभुज समरूप है, तो ये सदैव हर हमेशा पहला त्रिभुज तीसरे वाले के, या दूसरा त्रिभुज तीसरे वाले के, या इनमें से किसी का आगे पीछे करके जोड़ दिया जाए, वो सदैव क्या रहता है, समरूप होता है। बात हमारी समझ में आ गई? नोट में ये बात लिख पाओगे क्या? देखो हमने क्या बोला कि जब कब x y के समरूप हो, y z के समरूप हो, तब हम एक बात जानते हैं। वो कौन सी बात जानते हैं कि इनमें आगे पीछे कौनों को जोड़ लो। कौनों कैसे, ई जेड का चाहे x के साथ जोड़ लो, समरूप होंगे। z को y के साथ आप कनेक्ट करके देख लोगे, क्या होगा, समरूप होगा। इस y को चाहे इसके साथ कनेक्ट कर लो, चाहे जिसके साथ कनेक्ट कर लो, ये क्या होगा, समरूप होगा। यानी इन तीनों को आपस में किसी के साथ अगर भिड़ा दो तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। पर बात एक याद रखना, वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, x y के समरूप हो, y z के समरूप हो। ये कंडीशन जब दी जाएगी तब इन तीनों में से किसी को आसपास भिड़ा दो, वो एक दूसरे के क्या होगा, समरूप होगा। यहां पर ये बात लिख लेना। तब यहां लिखोगे इस, तब यह संबंध, या इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक हो गया बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, तीसरा संक्रामक भी संबंध हमारा हो गया। संक्रामक भी हो गया बेटा। इस संबंध में, इस प्रश्न में जो संबंध दिया गया आर में, वो तीनों आ गए। स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया, संक्रामक भी आ गया। जब तीनों आ गए तो आप बेटा क्या कहोगे, कहोगे कि बेटा यह एक, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत है क्या? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है, उसकी ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है। आगे बेटे बात आती है, देखो आगे क्या आती है, यहाँ से जब बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करे, हम हंसी मजाक वैसे भी करवा देते हैं, जब पढ़ाते वक्त बीच में परेशान ना किया करो। अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज ये दिया गया है, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया जा रहा है, जो इस समुच्चय में त्रिभुज दिया जा रहा था,
उन त्रिभुजों में ये बात साबित नहीं की गई थी कि इस त्रिभुज में सभी त्रिभुज होंगे। वो सभी त्रिभुज का मतलब समस्त कह रहा था। क्या कह रहा था? समस्त त्रिभुजों का संग्रह। इसमें मतलब ये बोल रहा था समकोण भी होगा। कौन वो कोण होगा? समकोण। समस्त का अर्थ हुआ, समस्त का अर्थ हुआ कि यहाँ समकोण त्रिभुज भी था, समद्विबाहु था, समबाहु था, विषमबाहु था। जितने त्रिभुज होते हैं सारे त्रिभुज इसमें थे, डॉट डॉट। ठीक है। पर जब यहां पर आती बात है, यहां से यहां पर जब प्रश्न चालू हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर जो समुच्चय में जो उन्हीं त्रिभुजों की बात की जा रही है जो कैसे हो? समकोण। क्या हो? समकोण। तो उनमें से उस सभी समकोणों को तो नहीं ले रहा है, वो कुछ त्रिभुज आपको दे रहा है। एक T1 दिया, एक आपको T2 दिया, एक आपको T3 दिया। इन T3 पर आपको T1 का मतलब एक ये दिया, देखो बना लेते हैं T1। ये आपका T1 है। T1 में सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो वो आपकी कर्ण हो जाती है। 12 ये आपकी हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी। ठीक। हाँ बेटा, 3 4, सॉरी ये T2 का हमने बना दिया, तो हम T1 का इधर बना लो भाई, T1 का इधर बना लो। कोई दिक्कत है क्या? क्या है? बड़ी भुजा 5 है, 5 4 3, ये हमारा क्या हो गया? T1 हो गया। परेशान होने की बात नहीं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जी एमा 12 रहा है, एमा 4 रेखा इतने बड़ी बनाए हो। वो यार टेंशन हमें नापने जोखने की ज़रूरत नहीं। कक्षा 8 में नहीं कि जो हम पटरी प्रकाल से नाप के त्रिभुज बनाए। ठीक है, बड़े हो गए, आप समझ सकते हो, आप इसे इमेजिन कर सकते हो। ये बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। पर हम एक जैसे बनाए ले रहे। पर तुम ये समझना, क्योंकि इनका मैं अनुपात जब उससे करेंगे, फिर कौन सा आएगा हमारा? T3। T3 क्या है बच्चे? सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद 8 6। पर आप देख रहे होगे हमारे सीक्वेंस लिखने का तरीका, आप थोड़ा इसको आप अगर सही से लिख पाओगे तो आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत गलत तरीके से लिख देते हैं और फिर इनको प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी क्या है? क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है बच्चे, तो उसमें कर्ण होता है। क्या होता है? और कर्ण का अर्थ हुआ कि वो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे होती है। ठीक है, तो देखा होगा हम सबसे बड़ी भुजा ऊपर ही लिखें, यानी 12 13 5 में सबसे बड़ी भुजा कौन है? 13। 5 और 4 और 3 में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। 10 और 8 और 6 में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 10। तो हमने उसको कर्ण ही बनाकर लिखा। बस बात आती इनको दोनों को लिखने की। बेटा समझ लो चीज़ें, ये कोई तुम्हें बताएगा नहीं। आप कहीं भी यूट्यूब पे चाहे देख लेना, चाहे आप कहीं पे देख लेना, हमारे चैनल को छोड़ के कोई तुम्हें वहाँ पर ये नहीं बताएगा कि इनको किस सीक्वेंस में कैसे लिखा जाएगा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें सीख लो, क्योंकि हंसना पूरी ज़िंदगी पूरे तुम्हें, अभी तुम हंस रहे हो, फिर जब तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे तब फिर घर से बाहर नहीं निकलोगे। समझ गए? तो पढ़ लो बेटा, तो पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। सुन लो, तो अब इनको ये दो भुजाएं बचती हैं, तो इन भुजाओं को लिखने का कोई तरीका नहीं होता, बस एक तरीका होता है। एक तरीका ये है कि अगर सबसे बड़ी भुजा ये थी, इससे छोटी भुजा ये थी, तो इस छोटी भुजा को आप यहाँ भी लिख सकते हो और इस छोटी भुजा को यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इसे यहाँ भी लिख सकते हो। किससे? कर्ण से छोटी वाली भुजा को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। और सबसे छोटी भुजा ये है, इस सबसे छोटी वाली भुजा को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। यानी इन दोनों भुजाओं को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इनको आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हो, इनका आपस में एक दूसरे के स्थान चेंज कर सकते हो, पर इनका आप स्थान नहीं चेंज करोगे। ये कर्ण वैसे की वैसे रहेंगे। बात समझ गए? अगर सबसे छोटी भुजा आधार में लिखते हो तो सब जगह सबसे छोटी भुजा आधार में फिर लिखनी पड़ेगी। समझ गए? अगर लंब में बीच वाली भुजा, बीच वाली समझ रहे हो, सबसे छोटी सबसे बड़ी, बीच वाली यही हुई। मिड वाली अगर लंब में लिखते हो तो सब जगह लंब में लिखना पड़ेगा। अगर लंब मिड वाली भुजा को अगर आधार बना के लिखना चाहते हो तो सब जगह आपको आधार बना के लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो सवाल आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। नहीं तो वैसे सवाल नहीं गलत हो जाएगा, आपका जो लगाने का तरीका होगा, तो सोचने का सेंस दूसरा हो जाएगा। आपका सोचने का जब सेंस दूसरा हो जाएगा तो आप फिर सवाल को गलत कर दोगे, और इस सेंस में आप सवाल लगाओगे, सवाल भाई साहब कभी गलत नहीं होगा। चले, तो अब सवाल समझो। अब यहां से
इस त्रिभुज की बात कह रहा था, इस त्रिभुज की बात कह रहा था, कह रहा एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम T1 है। यहां से सुनो, यहां से यहां तक की बात है, तो यहां से यहां तक की कह रहा एक T1 त्रिभुज है, वो उसकी समकोण है। हमने बोला ठीक है, उसकी भुजाओं का नाम दिया, हमने भुजाओं का नाम दे दिया। फिर एक आगे है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक दूसरा त्रिभुज है T2, उसकी भुजाओं के बारे में बोला गया, हमने उसके बारे में लिख लिया। अब कैसे लिखा जाता है वो तो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। एक हमारे पास तीसरा त्रिभुज है, उसके बारे में बोला, उसने उस बोला, हमने लिख लिया। अब कह रहा है विचार करें, हमने बोला क्या विचार करें, विचार कर रहे हैं। विचार यही कह रहा है, विचार करो, हमने बोला अभी बता रहे विचार क्या करना है। वो कह रहा है T1 और T2 और T3 में से कौन कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है। संबंधित का मतलब हुआ इस वाले की बात जो मान रहे होंगे वो संबंधित होंगे, और जो इसकी बात जो ऊपर संबंध में जो कही हुई बात की मान रहे होंगे वो संबंधित होंगे, जो बात कही हुई बात को नहीं मान रहे होंगे वो संबंधित नहीं होंगे। इसका अर्थ यही होगा। संबंधित का तरह इसका अर्थ थोड़ा है कि उसका कोई समझ गया ही नहीं समझ गए। तो चलते हैं भैया, संबंधित करते हैं। संबंधित का बात क्या हुआ, समरूप, और समरूप का बात क्या होती है, उनका संगत भुजाओं का अनुपात, यही तो देखना है। तो संगत भुजा का अनुपात देखते हैं। पहले T1 T2 को देखते हैं। किसको, T1 और T2 को देखते हैं। किसको देखें, T1 और T2 को देखें। तो T1 T2 को देखें तो 13/5, फिर 12/4 और 5/3। ये क्या बराबर है, अनुपात बराबर नहीं है। तो आप जनाब क्या कहोगे, T1, T2 आपस में परस्पर संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप संबंध नहीं है, इसलिए ये संबंधित नहीं है। बात लिख पाओगे, चलो। तो किसकी हो गई, हमने बात पहली जो की T1, T2 की चेक की। अब दूसरी बात आती है बच्चे, दूसरी जब बात आती है तो बताओ बच्चे हम किसकी लें, बताओ भाई। T1, T2, T3 ले लें, T2, T3 ले लें, सबको बारी बारी से चेक करें। भाई देखो T1, T2 लिया, अब किसको लें, T2, T3 ले लें, ठीक है। तो T2, T3 को चेक करते हैं। तो T2 में बेटा क्या है, 13 है बटे 10 और 12/8। अरे रुक जा बउआ, थोड़ा गलत कर दें। 12/8 और बच्चे 5/6। देखो बच्चे क्या बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। और बेटा पिछले वाले में डज नॉट इक्वल टू लगाना भूल गए, किसमें, T1 और T2 वाले में डज नॉट इक्वल टू लगाना भूल गए, तो लगा लेना, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू का अर्थ हुआ कि ये आपस में बिलोंग, संबंधित नहीं है, ये भी संबंधित नहीं थे भैया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, किसकी बारी आती है, T1 और, अब बारी आती है तीसरी T1 और T3 की। तो भैया चेक करो, T1 और T1 आपके पास ये है और T3 आपके पास ये है। तो इसमें क्या है, 5/10, 4/8, 3/6। बताओ बच्चे, 1/2, 1/2, क्यों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो बच्चे 1/2, 1/2, 1/2, यानी संगत अनुपात क्या है, बराबर है। बराबर है मतलब T1 और T3, ऐसा नहीं लिखोगे, ऐसे थोड़ा सम्मानित इंसान के लिए सम्मान दिया जाता है। हमारा त्रिभुज पहला यानी T1 और दूसरा त्रिभुज T3 आपस में क्या है, संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये कहानी किसकी है, समरूप की है, यानी ये समरूप की है, यानी ये समरूप होंगे, और समरूप का ही अर्थ है कि एक दूसरे से
संबंधित हैं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन संबंधित होगा? अच्छा, और ये बताओ, और कोई नया कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता? जैसे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बने, यानी T1 और T2 का बना एक कॉम्बिनेशन, दूसरा T2 और T3 का बना, तीसरा T1 और T3 का बना, एक क्या और कोई बन सकता है? हमारे ख्याल से तो नहीं बन सकता है, ये 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन में 2 फेल हो जाते हैं, एक पास हो जाता है। अब वो कौन सा वाला पास होता है आप समझ गए होंगे, T1 और T3 वाले। कैसे पास हुए ये भी आपको पता हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन भैया आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा त्यौहार भी है और सिस्टर वेट कर रही होगी। ठीक है, और आप लोग भी ठीक है, तो समझ में आ गया नहीं आया? सवाल जो नोट करना चाहे नोट कर सकता है।